अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राजनीति में मुर्दे कभी दफनाए नहीं जाते, उनको इत्मीनान से जिंदा रखा जाता है ताकि वक्त ज़रूरत पर बाहर निकलें, काम आए और वापस कब्र में चले जाएं। मुर्दे और मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक प्रमुख स्तंभ और कारक है। आज चर्चा हम मुख्यमंत्री के उस इंटरव्यू की करेंगे जिसने आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी हंगामा बरपा रखा है। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई ना कोई बयान प्रतिदिन ऐसे आते हैं जो हमें इतिहास के गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ने और उनको बाहर निकालने की कोशिशों से भरे हुए हैं। अभी तक औरंगजेब को कब्र से निकाला गया था, अब राणा सांगा भी बाहर आए हैं और उनके मुद्दे को लेकर भी उत्तर प्रदेश में हाहाकार है। आगरे की आज जो घटना है वो भी बड़ी आश्चर्यजनक घटना है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पे अटैक किया गया, करणी सेना ने किया। लेकिन इसके इतर आज मुख्यमंत्री का एक सुबह इंटरव्यू ANI पर जारी हुआ। उसमें 2-3 प्रमुख बातें मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि औरंगजेब, बाबर, ये सब हमारे आदर्श नहीं हो सकते, ना इन्हें कोई अपना आदर्श इन्हें मानना चाहिए। हमारे आदर्श राम और कृष्ण। क्या कारण है कि हिंदुओं की बस्ती में मुसलमान सुरक्षित है लेकिन मुसलमानों की बस्ती में हिंदू सुरक्षित नहीं है? और उन्होंने कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको वही भाषा समझाई जाएगी। उन्होंने काशी और मथुरा को लेकर के अपने प्लान भी बताए। संभल को लेकर भी मुख्यमंत्री का एक बड़ा सॉलिड प्लान है। एक बात और उन्होंने कही कि राणा सांगा, महाराणा प्रताप, ये सब हमारे आदर्श हैं और इन्हें देश को इस आदर्श को मानना चाहिए। जो लोग इनकी खिलाफत करते हैं उनका इतिहास खुद देखा जाना चाहिए। तो ऐसा क्या कारण है कि इन दिनों हर बड़ा नेता इतिहासवादी हो गया है? जो दक्षिणपंथी विचार थे वो भी इतिहास को याद कर रहे हैं, जो समाजवाद की मशाल लिए घूम रहे हैं वो भी, और जो वामपंथी हैं वो भी। इतिहास इन दिनों हमारे नेताओं का बड़ा प्रिय विषय हो गया है और यह प्रिय विषय अब जनता पर भारी भी पड़ रहा है। मुख्यमंत्री 8 साल अपने कार्यकाल का पूरा कर चुके हैं। अगले 2 साल उनके पास और हैं इस कार्यकाल में, जहां उनको चुनौतियों का भी सामना विधानसभा के चुनाव में करना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर ने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, पॉलिटिकल बात है और इसको मायने भी समझना चाहिए। उनका ये दावा है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने वाली है। तो उनसे अगला सवाल हुआ, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो वो ये जवाब देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता चीफ मिनिस्टर बन सकता है। आज इस बयान को लेकर और उनके इतिहास और संभल पर दिए गए बयानों पर काफ़ी चर्चा रही और विपक्ष ने इस पर खासी गंभीर प्रतिक्रिया जताई है, ख़ास तौर पर राणा सांगा के मुद्दे पर। आज रामजी लाल सुमन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा समाजवादी पार्टी, आगरे स्थित उनके आवास पर अटैक, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन बयानों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी हलचल रही। मैं चाहता हूं कि आप पहले ये सब कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे समग्रता के साथ। इतिहास में दफन मुर्दे भी आज हम उखाड़ेंगे डिबेट में, वर्तमान के मुद्दों पर भी बात करेंगे। तो सुनिए आज के कुछ बयान। हम विरासत को सम्मान दे करके अपनी वर्तमान लीडरशिप को भी सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं। तो ये वही कैटेगरी है, ये वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमामंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। जो लोग गोंडसे को अपना आदर्श मांगते हो, जो लोग माफ़ी मांगना, मुखबरी करना, अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिखना, पेंशन मांगना, ऐसे लोगों को अपना आदर्श मानते हो, उनसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और राम और कृष्ण किसी की रजिस्ट्री नहीं है।
मुर्दों से लड़ रहे हैं, कभी बाबर से लड़ते हैं, कभी औरंगजेब से लड़ते हैं। मुर्दों से लड़ करके इतिहास सामने नहीं आता। इतिहास तो सामने आएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गद्दारी से कि फजलुल हक के सरकार में उप मुख्यमंत्री कैसे थे। इतिहास सामने तब आएगा जब पूरी भारत की आज़ादी के आंदोलन हो रहा था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कैसे मारा जाए, कौन से वो 9 पॉइंट थे, चिट्ठी लिख करके बता रहे थे। इतिहास तो तब सामने आएगा जब द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद सुभाष चंद्र बोस जी की आईएनए के खिलाफ ब्रिटिश सेना में कैसे भर्ती करा रहे थे, कौन थे वो संघ के लोग। मुख्यमंत्री ने यह क्लेम किया है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान पूरे देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं और उन्होंने अपने बुलडोजर एक्शन को जायज़ भी आज ठहराया है। आज चर्चा हम इन पूरी समग्रता के साथ करेंगे। डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के लीडर हैं और प्रवक्ता भी हैं, देवकी नंदन मिश्रा जी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और पत्रकार, सुचि विश्वास जी मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। डॉक्टर समीर सिंह जी, आपकी पार्टी पर लगातार ये आरोप लग रहा है कि आप इतिहास के गड़े हुए मुर्दे उखाड़कर वर्तमान की राजनीति को प्रभावित करना चाहते हैं। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, आरोप लगाना एक बात है लोकतंत्र में, लेकिन मिथ्या और अनर्गल आरोप लगाना दूसरी बात है। हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, हमारे कामों की आलोचना होनी चाहिए। हमने कोई गलत काम किया है तो निश्चित रूप से उसकी आलोचना होना चाहिए, सुझाव भी आना चाहिए। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली पार्टी अगर बाबर को, औरंगजेब को अपना आदर्श मानेगी और क्रांतिकारी मानेगी और राणा सांगा और राणा प्रताप और शिवाजी को गद्दार मानेगी, तो हमें लगता है कि हम नहीं, देश का बच्चा बच्चा ऐसी पार्टी और ऐसे राजनीतिक दल के खिलाफ खड़ा होगा, और वो खड़ा हुआ है। आप देखिए 2014 से लेके आज तक निरंतर विपक्ष बुरी तरह से पराजित हो रहा है। 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, सुभाष बाबू की चर्चा कर रहे थे। दिल्ली का वो इंडिया गेट सुभाष बाबू की मूर्ति के लिए आज़ादी के 75 साल तक तरसता रहा। माननीय मोदी जी ने उस इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति के पास सुभाष बाबू का चित्र लगा के देश के अंदर एक सुभाष बाबू और क्रांतिकारियों को सम्मान देने का, ऐसे 200 उदाहरण मैं दे सकता हूँ। उत्तर प्रदेश, जहां माननीय योगी आदित्यनाथ जी 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, सबका विश्वास, वो उत्तर प्रदेश में कायम रहेगा। और कानून व्यवस्था के सवाल पर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था स्थापित की, उसका उदाहरण आज पूरी दुनिया में है। गड़े हुए मुर्दों में आपकी इतनी दिलचस्पी क्यों रहती है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, कोई कारण है? नहीं, मुर्दों में हमारी दिलचस्पी नहीं है। मुर्दों को उखाड़ा किसने? महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब को महान बताया। उससे 2 कदम आगे अखिलेश यादव चले गए। अखिलेश यादव ने क्या कहा कि शिवाजी को तो तिलक पैर के अंगूठे से लगा था। इतना ज्ञान है कि शिवाजी को पैर के अंगूठे से तिलक लगा था, शिवाजी कौन है ये ज्ञान नहीं है। औरंगजेब याद है, राणा प्रताप और उनके वंशज नहीं। क्या वर्तमान में मुद्दों का अभाव है जो आप सभी दल, मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं, आपसे मतलब सभी दल, इतिहास से उनके सबका सर्वप्रिय विषय हो गया है। मैं पूछ रहा हूं कि ये मुद्दे उठाया किसने? गद्दारों को प्रोत्साहित करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही, देशद्रोहियों को पुरस्कारित करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है जी। और अभी मैं राजीव राय जी को सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, कानून की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, गेस्ट हाउस कांड किसकी सरकार में हुआ था? मायावती जी की जान न बचती अगर भारतीय जनता थैंक यू सर, कंक्लूड करें, 20 सेकंड बचे आपके इस नाते मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार
सबके उत्थान के लिए, सबके विकास के लिए, सबकी तरक्की के लिए बनी है। और सरकार की एक भी योजना मुर्दों के लिए नहीं बनी। यहाँ बैठे मुर्दों के लिए है कि नहीं? यहाँ बैठे पैनल में से Thank you, मुर्दे sir. जिनको प्रिय हैं, मनोज काका, उनको समाजवादी मुबारक पार्टी हो। के प्रवक्ता। थैंक हमें यू तो सर। जिंदे प्रिय है, Thank you, हमें sir. वो ऐतिहासिक लोग प्रिय है बहुत जिन्होंने शुक्रिया। देश को सम्मान दिया है, धन्यवाद सर। देश को आगे बढ़ाया है। हम उनके साथ खड़े बहुत हैं, शुक्रिया। वो हमारे साथ सनातन से लेके आगे धन्यवाद भी सर। रहेंगे, खत्म करें ऐसा सर। मुझे विश्वास है। ऑलराइट, मैं मनोज काका को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। जब इतिहास में गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जाएं तो हम जैसे पत्रकार या आम लोग ये मानते हैं कि आप सभी राजनीतिक दलों का जो विमर्श है वो मुद्दा विहीन हो गया है, इसलिए आप मुर्दों का सहारा ले रहे हैं। अगर आपके मुताबिक बीजेपी गड़े मुर्दे उखाड़ रही है तो आप उन मुर्दों के पीछे दौड़ क्यों रहे हैं? नहीं, देखिए, आप सच कह रहे हैं कि आप एक ख्याति लब्ध पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश में, और पूरे देश में भी आपकी ख्याति है। और भारतीय जनता पार्टी जो मुर्दे उखाड़ रही, भारतीय जनता पार्टी गड़े मुर्दे इसलिए उखाड़ रही है कि उत्तर प्रदेश में एक 7 से 8 साल की अंबेडकर नगर में बेटी के साथ बर्बरता जो हुई, वो बेटी, अपनी उत्तर प्रदेश की बेटियां किताब लेकर के अपनी भविष्य बचा रही हैं, और उत्तर प्रदेश का तानाशाह उन बेटियों का घर रौंद रहा है। उत्तर प्रदेश की एक बेटी बनारस विश्वविद्यालय में अपनी आबरू बचा रही थी, और भारतीय जनता पार्टी के दरिंदे उसे नोच रहे थे। उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार, जिसको देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आपने तो हमारी अंतरात्मा पे हमला किया है, इस उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री से लेकर के आज 21वें मुख्यमंत्री हैं योगी जी, लेकिन किसी मुख्यमंत्री को इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह की टिप्पणी कभी नहीं करा होगा कि आपने हमारी अंतरात्मा पे हमला किया। अब भारतीय जनता पार्टी की बात है। भारतीय जनता पार्टी का जो उपलब्धियां उसकी है, उपलब्धियां सुनिए साहब, कितनी उपलब्धि है। इसी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के 2018 के बाद आज 8 साल सरकार के पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जश्न मना रहे हैं। और आज आगरा में जहां वो जश्न मना रहे थे, उनके ठीक बगल में 2 किलोमीटर पर एक दलित सांसद के घर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित गुंडे उत्पात मचा रहे थे। जब इस देश में एक दलित सांसद का परिवार, घर, बहन, बेटी सुरक्षित नहीं है, तो ये पूरे देश के दलित ये कैसे सुरक्षित होंगे? ये सवाल है। एक ये दलित सब आपकी बुनियादी सवाल ढक जाए, एक सवाल जवाब भारतीय जनता पार्टी गड़े लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर जी। तो उन दलित सांसद को क्या जरूरत थी कि वो कुछ लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए राणा सांगा के बारे में सदन के भीतर एक अपमानजनक टिप्पणी करते हैं? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें आप ना पढ़ते उस चक्कर में, स्टार्ट तो आपने किया ना। आप देखिए, यहाँ आप पर आरोप है कि आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। ये रामजी लाल सुमन जी ने जो बात कही, वो देश का सर्वोच्च सदन है, वो देश के उच्च सदन में कहा। अगर वो असंसदीय थी, अलोकतांत्रिक थी, और अगर वो फैक्चुअल नहीं थी, अगर आपको भी जानना पड़ेगा। मैंने तो साहब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एडवर्ड गिबन से लेकर के, आर्नोल्ड से लेकर के, इरफान हबीब से लेकर के, और रामचंद्र गुहा जी की कुछ किताबें पढ़ी है। मैंने जितनी पढ़ी, मेरा जो अपना नॉलेज है, लेट्स डिबेट, हम सब इतिहास के विद्यार्थी हैं। मैंने जो पढ़ा, और जो इतिहास की 8-10 ऐसी पुस्तकें हैं जिनको लेकर एक कंट्रोवर्सी है कि बाबर को भारत में किसने बुलाया था। एक मेजॉरिटी है जो 7-8 मानते हैं कि वो तो राणा सांगा ने बुलाया, कुछ ये कहते हैं कि बाबर ने संपर्क किया। इतिहास इस पर कोई स्पष्टता नहीं है, अगर आपके पास है तो आप प्रस्तुत करें। देखिए, कितना बेहतरीन संवाद आप कर रहे हैं। अगर आपके संवाद में हमें सवाल करने की, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो अपने माध्यम से भारत समाचार ये बताए कि क्या कई ऐतिहासिक किताबों में ये तथ्य है कि नहीं कि दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को महाराणा सांगा ने आमंत्रित किया। उस पर 3 डिफरेंट ओपिनियन, लेट्स मैं एक हेल्दी डिबेट करते हैं। जवाब दीजिए साहब। मैं आपको ये है बात कि नहीं? आप बताइए कि मनोज काका झूठ बोल रहे हैं कि सच? एक आराम से अपन डिबेट करते हैं, कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं। इतिहास पे कर रहे हैं, कोई चीज छूटी तो जा नहीं रही है, है ना? सब कुछ यही स्थायी है। इस पर 3 डिफरेंट ओपिनियंस है। मैं आपके ओपिनियन को काट नहीं रहा हूं। आप जिस बात को कह रहे हैं वो एक लोकप्रिय, एक सूत्र में आप कंप्लीट करने दें। जो आप कह रहे हैं वो एक लोकप्रिय इतिहास है जो कई पुस्तकों में दिखता है, पर एक डिफरेंट ओपिनियन भी है। धन्यवाद, आप लेकिन उस पर एक डिफरेंट ओपिनियन भी है, आपको इसका भी स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जब बहुत बार संवाद में कोई गुस्सा हो जाता है तो हमको 10-10 मिनट खड़ा कराए रहते। ये आपके बड़े मंच पर मैं बात कह रहा हूं, और वो हमेशा एक बात कहते हैं कि अध्ययन करो, अध्ययन करो।
और जो मैंने कई इतिहासकारों का, मैंने तो इरफान हबीब से लेकर के एडवर्ड गिल साहब से लेकर के आर्नोल्ड से लेकर के रोमिला थापर से लेकर के सारे आप, लेकिन मैंने जो क्या कहा उसको बेरोजगारी, आपने शिक्षा, स्वीकारा। स्वास्थ्य, बिजली ये नहीं, सब नहीं, खत्म हो गई? अब वो- जो आप राणा सांगा और औरंगजेब पर हम साहब, डिबेट करें? स्वास्थ्य, बिजली, हमें कोर इश्यूज पे ध्यान देना है। स्वास्थ्य, बिजली और शासन, जो मुख्यमंत्री जी के आप प्रारंभिक उद्बोधन में जो बता रहे थे, कल उन्होंने जो अस्मिता प्रकाश पर प्रकाश जो डाला, उन्होंने क्या कहा कि सेवा, समर्पण, सुशासन। अरे कौन सुशासन है? जिस Thank you, आगरा में sir. मुख्यमंत्री मौजूद थे, उसी सर, आप ये आगरा बात में बोल चुके हैं, दलित धन्यवाद। सांसद के घर पर मैं रोहित भारतीय अग्रवाल जी जनता को पार्टी इनवाइट के करता हूं। समर्थित गुंडे सर, हमला कर रहे थे। आप थोड़ा और सहयोग करें। हिंसात्मक हमला कर सर, रहे थे। थैंक यू सर। लाठी, डंडा, आपका सलाह चेहरा से बिगड़ लाते जा थे। रहा है सर, जब आप ऐसा कहते हैं तो आप गुस्से में तमतमा के हो जाते हैं। हम अपनी बात आराम से भी कह सकते हैं, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं नहीं, है, देखिए, इतना तमतमाना क्यों है? एक जवाब, एक ओके, छोटा मैं- सा 5 सेकंड दीजिए ना प्लीज। आपने बड़ा अच्छा सवाल समझिए अपनी ना। बात रखिए, मैं गुस्सा मानव मत हूं होया ना, करिए। मैं मानव हूं ना, मेरे अंदर संवेदना है, गुस्सा है। मैं कोई मशीन थोड़ी ये हूं। बात गलत दानव है, का ना स्वभाव गलत है, बात। ये मानव का मैं स्वभाव साफ सुन नहीं लीजिए, है। साहब खत्म अब कर- मैं दे दूंगा एक समय, सेकंड। आप मैं रुक जाइए। न मशीन दानव का हूं स्वभाव और न उन लोगों की तरह नमक दानव हराम हूं जो लोग सर, बदल जाते दानव का हैं। स्वभाव हमारे है, अंदर ये संवेदना जो है, स्वभाव जब है कहीं कोई ब्रजेश गलत बात होगी उसका सर, प्रतिकार सर, धन्यवाद। हमारे गुस्से से होगा। ये ओके, मैं दानव आपसे वही जानना चाहता औरंगजेब का हूँ स्वभाव। रोहित जी, मुझे आप ये बताएं कि क्या मुद्दे कम हो गए हैं जो हमें राणा सांगा के बारे में बात करनी पड़ रही है, शिवाजी महाराज के लिए बात करनी पड़ रही है? तो सब नायक हैं इतिहास के, हम क्यों उनको मुद्दा बनाकर समाज में इस तरह का वातावरण क्रिएट कर रहे हैं? भाई हमें ये उठाना चाहिए कि गन्ना किसानों को कितना मिले, 400 रुपये 400 मिले, खुद ही कह रहे हैं। तो ये वाला मुद्दा उठाओ ना। कौन उठाएगा? विपक्ष मैं, उठाएगा मुझे ना? कहो तो मैं उठा दूं। नहीं, कौन मैं कह रहा हूँ उठाएगा? 400 रुपया गन्ना किसानों को दिया मैं भी कह रहा हूँ 400 रुपये गन्ना किसानों को मिलना चाहिए, और मैं कह रहा हूँ अगले वर्ष मिलेगा। तो ये मुद्दे उठाएगा कौन? ये तो जिम्मेदारी विपक्ष की है ना। देखिए, लोकतंत्र के अंदर सत्ता की अपनी एक भूमिका है और विपक्ष की अपनी एक भूमिका है। विपक्ष की भूमिका है क्रिटिक्स की, कि किसी भी तरीके से जो भी सत्ता गलतियां कर रहा है, जनता की आवाज को सत्ता तक पहुंचाए। परंतु विपक्ष कर क्या रहा है? विपक्ष कर ये रहा है कि समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहा है, क्योंकि विपक्ष को समझ में आ गया है कि सारे मुद्दे तो एड्रेस हो रहे हैं रोड के ऊपर। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, वो भी सरकार एड्रेस कर रही है, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, वो भी सरकार एड्रेस कर रही है, महिलाओं सुरक्षा का मुद्दा हो, वो भी सरकार एड्रेस कर रही है, व्यापारी सुरक्षा का मुद्दा हो, वो भी सरकार एड्रेस कर रही है, और व्यापार बढ़ाने का मुद्दा हो, वो भी सरकार एड्रेस कर रही है। तो रोटी कपड़ा मकान के ऊपर बढ़ के तो भी अब क्या बचा? इतिहास। बिजली नहीं, ये तो विपक्ष को बताना मुद्दे चाहिए और ना। मुद्दे का कौन एड्रेस विपक्ष करेगा? को यह बताना चाहिए कि क्या जनता पूरी तरीके से आज समर्थ हो चुकी है कि विपक्ष के पास जनता के मुद्दे नहीं बचे हैं? भाई कौन उठा के लाया? औरंगजेब की शुरुआत किसने की? इनके नेता हैं समाजवादी पार्टी के एक अबू आजमी साहब, जो बंबई में अगर कोई भी समाजवादी जाता है तो पूरा वो सत्कार जो होता है वो अबू आजमी साहब द्वारा ही किया जाता है, चाहे वो इनका छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे वो बड़े से बड़ा इनका नेता हो, चाहे वो खुद काफी भैया जी हो। अनुभव प्राप्त है आपको इस मामले नहीं, में? बिल्कुल भाई, इनके सत्कार- सहयोगी अच्छा, रहे। पहले सहयोगी इनके थे, सहयोगी सत्कार रहे ले भाई, चुके हैं इनके ये। सहयोगी रहे। ये सत्कार प्राप्त हाँ, हुई थी। तो वो कौन लेके आया? किसने जगाया? तो अच्छा, जो आप आप मुझे कब्र खोदने की एक बात कर लॉजिकल रहे क्वेश्चन करते हैं हैं, कि वो कब्र क्या- किसने खोदी? क्या हमें इस तरह के मुद्दों में इन्वॉल्व होना चाहिए या फिर हमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत है और इस तरह के मुद्दों से लोगों को बचना चाहिए? देखिए, जब वर्तमान के जो नायक हैं उनके ऊपर आप बात करने से डरोगे, आपको लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि साहब उनके ऊपर बात करने से उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो मानने वाले हैं वो आगे बढ़ जाएं, तो आप वहीं पे पुरानी चीजों के ऊपर अटके रहोगे। अच्छा, मुख्यमंत्री क्लेम कर रहे हैं कि तीसरी बार बना लेंगे सरकार, और अभी तो 24 में कुछ और दिखा था। नहीं, मुझे तो लगता है कि आज एनडीए जो है 2047 के लिए भी तैयार है। 2047 के लिए भी तैयार है। थैंक यू रोहित, सिर्फ बहुत 27 शुक्रिया छोड़ आपका। दीजिए। बहुत धन्यवाद। मैं सुचि विश्वास जी को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। सुचि जी, आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया राहुल गांधी के बारे में। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे नेता भारतीय राजनीति में उनके जैसा नमूने ज़रूर रहना चाहिए। उन्होंने नमूना कहा है आपके टॉप लीडर को। मैं देख रहा हूं कोई प्रतिक्रिया नहीं आई आप लोगों के यहाँ से। अब जिस स्तर का मनुष्य है उसके उसी स्तर का शब्दों का चयन है। मुख्यमंत्री जी खुद ही, ना तो उनकी कोई शिक्षा दीक्षा है, भगवा कपड़े पहन के वो ढोंगी और पाखंडी के समान संविधान के शिखर पर बैठकर जिस तरह संविधान का अवमानना करते हैं, अपमान करते हैं, उनके द्वारा चयन किए गए आधे से ज्यादा शब्द नमूना उनके लीडर को कहा गया तो जवाब तो नहीं पता देगा। ही नहीं था उनको। आप शांत रहें सर। बोले मैडम, कंटिन्यू प्लीज।
इतने दिन तक नहीं जी पता जी था कि राहुल गांधी जिस प्रकार से उन्होंने ये काल्पनिक पॉडकास्ट किया है, मुझे तो स्मिता पाजी से भी निराशा हुई। सूची जी की पहला उन्होंने राउंड किसी भी थोड़ा सवाल पर संगीन बात आपत्ति दर्ज नहीं की। उत्तर प्रदेश में जो हिंसा, जो अराजकता, जो वैमनस्यता, जो सांप्रदायिकता और नायकों का भारतीय जनता पार्टी के पास शुरू से अभाव है, वो राणा सांगा, राणा प्रताप, वो तो देश के नायक हैं। इनके नायक तो गोडसे हैं, इनके नायक तो गोलवलकर हैं, इनके नायक तो सावरकर हैं, और इनका इतिहास भी माफीनामा है, मुखबिरी है, पेंशन है, काला पानी है। तो भारतीय जनता पार्टी तो राहुल गांधी आपकी और पार्टी राहुल की गांधी, दिलचस्पी है मतलब कि भारतीय इतिहास राष्ट्रीय के गड़े कांग्रेस हुए को भी मुद्दों जो को हमारा- बाहर लाया जाए और वर्तमान मुद्दों को प्रभावित किया जाए। देखिए हम इतिहास के नायक हैं, हम स्वाधीनता संग्राम में रहे हैं, हम इतिहास का महत्व समझते हैं। लेकिन जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एंटायर पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट हैं, वो इतिहास का महत्व नहीं समझेंगे। इतिहास को तो इतिहास की दृष्टि से देखना चाहिए। औरंगजेब पे सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, मुझे लग रहा है फरमान्स ऑफ औरंगजेब। अगला सवाल है कि चीफ मिनिस्टर ने एक और स्टेटमेंट दिया को तोड़ा और 100 से ज्यादा कि 2027 यानी नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन बीजेपी तीसरी बार गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है उत्तर प्रदेश में। आप अभी तैयारियां नहीं शुरू की और वहां सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई मैडम। देखिए हम जनता के साथ संवाद स्थापित करके संविधान बचाने की मुहिम से सरकार बनाने का दावा ठोकते हैं, और वो महाराष्ट्र में 40 लाख फ्लोटिंग वोटर इलेक्शन कमीशन की मदद से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके मशीनरी को पावर में लेके डीएम को प्रभावित करके, तो उनके सत्ता को प्राप्ति की लालसा, उनकी अभिलाषा, तो ये उनकी कब तक पिपासा आप आरोप इतनी ईवीएम भारी पे, है कि वो चुनाव कितने आयोग बड़े पे फेरबदल के इस स्तर सब पर लगाते रहेंगे? कभी ये विचार किया कि आपकी पार्टी से कोई राजनीतिक भूल हो रही है जिससे एक बड़ी संख्या में लोग आपसे कट गए? देखिए पहले तो ये आरोप नहीं लगा रहे। अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जो कुछ दिन पूर्व राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाकायदा विधिवत डेटा के साथ इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेते हुए उनको प्रॉपर आपत्ति दर्ज कराई है। लेकिन सिस्टम विगत वर्षों से किस प्रकार से हाईजैक है और क्या हमारी वास्तविक परिस्थिति है, फिर भी ये आपने कांग्रेस का शिकायत भी की है, आप एक साहस जिम्मेदार है कि अपोजिशन है, आपके धरातल पास पर जमीन निश्चित से उसके आसमान तथ्य तक। होंगे, पर इन तथ्यों को भी किस प्रकार से देखते हैं जब आप हिमाचल प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाते हैं, जब आप कर्नाटक में बहुमत की सरकार बनाते हैं, जब आप तेलंगाना में बहुमत की सरकार बनाते हैं, तो क्या हमें ये धांधलियां भी उसी रोशनी में कांग्रेस के तरफ से देखनी चाहिए? जी बिल्कुल देखनी चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी ने राणा सांगा का जिक्र धांधली किया, की तो है। एक लाइन है ना, जो धूप छांव में चलते हैं वही सूरमा होते सवाल हैं। जब लंबे होते हैं तो तो जवाब चाहे ऐसे वो राजस्थान सरकार गिराने Thank का you. हो, चाहे जी मैडम शुक्रिया, थोड़ा सा वक्त का अभाव है। मैं देवकी नंदन जी को इनवाइट करता हूं इस डिबेट में। देवकी जी, चुनी हुई जी सरकारों को खरीद फरोख्त के गिराने के। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। जी, देवकी जी, जी, मुख्यमंत्री के आज के इंटरव्यू का आप क्या प्रमुख बिंदु मानते हैं? ये तीसरी बार की सरकार या मुसलमानों को चेतावनी, या फिर इतिहास के गड़े मुर्दों को उखाड़कर वर्तमान के मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश? देखिए जिस तरीके का माहौल चल रहा है और जिस तरीके का मौका समाजवादी पार्टी बीजेपी को दे रही है, उससे तो यही लगता है कि जो कोर हिंदुत्व योगी जी का मुख्य एजेंडा है वो चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का भी मुख्य एजेंडा है कोर हिंदुत्व। तो जिस तरीके से औरंगजेब पर बात होगी, राणा सांगा के खिलाफ बात होगी, अगर इस तरीके की बातें उठती रहेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होता है। और एक बात मुझे बताओ, क्या ये लोग जब राणा सांगा पे, औरंगजेब पे चर्चा करते हैं, आम लोग भी क्या इस पर चर्चा करते नहीं, हैं? आम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग वो क्या आम लोग क्या नहीं, सोचते हैं? आम लोगों को तो पता भी नहीं, गांव में पता भी नहीं है। इस गांव में इन सब मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि ये जो, जैसे आप राणा सांगा की बात आप करेंगे, औरंगजेब की जब आप बात करेंगे, औरंगजेब, बाबर, ये जितने भी हुए हैं, कोई इनका समर्थन नहीं कर सकता है, भारत खासकर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन राणा सांगा इतिहास, जो अभी आप डिबेट कर रहे थे मनोज काका से कि उनको राणा सांगा को बाबर को राणा सांगा लेकर के आए, ठीक बात है, लेकर के आए होंगे, वो उस समय की परिस्थिति थी, लाए करेक्ट होंगे, बात है। उस समय की परिस्थिति, कालखंड अलग था सर, वो कालखंड अलग था। तब अब कोई सिंधिया जी से तो नहीं पूछ सकता कि उस वक्त का कालखंड क्या था। उस वक्त का कालखंड क्या था। तो आज जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अगर हम राणा सांगा के खिलाफ बात करेंगे, चाहे वो रामजी लाल सुमन, इतिहास आप जब चाहे पढ़े तो कोई सिंधिया भी जी हो। के बारे में क्या क्या नहीं लिखा नहीं, जाए? हम तो रामजी लाल सुमन जी से मैं ये भी जानना चाहूंगा
कि क्या वो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, क्या वो इतिहास में इतने सारी चीजों को पढ़े हैं। देखिए क्या है, आधा अधूरा इतिहास ऐसा क्यों करते हो? तो काफी सीनियर लीडर हैं, क्या जानबूझकर बीजेपी की पिच मैं की जानी? रामजीलाल सुमन के बारे में तो नहीं कहूंगा, लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ है, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, कई नेताओं ने मुझे खुद बताया कि ये मिली जुली। अच्छा, उसके बाद से सन्नाटा हो गया। भाई मुझे ये 4-5 दिन में मुद्दा तो बहुत बिका, उसके बाद से गायब। अब ना कोई अबू आजमी को ढूंढ रहा है और ना वो औरंगजेब पे बोल रहे हैं। फडणवीस जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने विधानसभा के भीतर ये बात कही कि मैं इनको गिरफ्तार कराऊंगा, लेकिन क्या वो गिरफ्तार हुए? नहीं गिरफ्तार हुए। इसका मतलब कि ये मिली जुली कुश्ती है। अगर इस तरह की मिली, क्या ये वर्तमान में मुद्दों को मैं एक मिनट इस लाइन को कंक्लूड कर लूं, अगर इस तरह की मिली जुली कुश्ती चलती रही तो जो योगी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार चीफ मिनिस्टर मतलब भाजपा का ही बनेगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये लोग खुद ही मुद्दे उनको ये खुद। अब भाई आप बताइए, राणा सांगा आज की तारीख में मुद्दा क्या है? योगी जी जो कुछ भी कह रहे हो, आज की तारीख में मुद्दा है सबसे बड़ा महंगाई। हर आदमी परेशान। यहां 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग महंगाई से परेशान है, त्रस्त हैं, जीएसटी से त्रस्त हैं, बेरोजगारी उससे बड़ा मुद्दा है। अरे कह रहे हैं व्यापारी उत्साहित है, वो तो तो अग्रवाल कहने जी दीजिए, व्यापारी इतना त्रस्त है कि सबसे ज्यादा सब्जी त्रस्त खुद व्यापारी खरीदने है। जाते हैं, कहीं महंगी नहीं मिलती। व्यापारी को जैसे बिना 2024 डिस्काउंट के सब्जी नहीं। 2024 में जैसे व्यापारी ने और बहुत सारे लोगों ने जो इंडिया ब्लॉक को वोट दिया, मांगते नहीं ना उस पे, क्योंकि किसानों को अगर पैसा जा रहा है तो सब्जी पे डिस्काउंट मांगना भी धनिया नहीं तो चाहिए। अलग से ले ही लेते होंगे। नहीं, धनिया का बिल्कुल पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि किसानों को अगर जा रहा है पैसा तो अगली उसका बार से पेमेंट करना है, करना ऐसा चाहिए। करते हैं वो या तो फिर देखिए, यही बता रहे हैं तो डिबेट में? होता क्या है कि सब आदमी परेशान सर, थैंक है, यू और सर। इसी वजह से नहीं तो नरेंद्र मोदी जी 1,40,45,000 वोट से चुनाव नहीं जीतते, वो 6 लाख वोट से चुनाव जीतते। अगर आपके अगर मुताबिक काम की इन्फ्लेशन मतलब महंगाई महंगाई देश का सबसे बड़ा आज की तारीख में मुद्दा है, बेरोजगारी भी सबसे बड़ा मुद्दा है। पर महंगाई प्रभावित कर रही है। महंगाई और ओके, बेरोजगारी वीरेंद्र जी भी हमारे सबसे साथ बड़ा आ गए मुद्दा हैं इस परिचर्चा में। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। आज चीफ मिनिस्टर का जो इंटरव्यू हुआ उसकी काफ़ी चर्चा मीडिया के भीतर है, उसमें 3-4 जो स्टेटमेंट्स हैं जिनका जिक्र अभी हम लोग डिबेट में कर रहे थे। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? क्या ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, राजनीतिक विमर्श में कोई बदलाव लाएगा? बिल्कुल, देखिए इतिहास ने एक पिच तैयार कर दी है 2027 के चुनाव के लिए, और इस पिच में मुसलमान साफ तौर पर है, और ये लड़ाई साफ हिंदू और मुसलमान के बीच एक जो बहस चल रही है, विवाद चल रहा है, वो आप देखिए आज आगरा में करणी सेना ने जो किया वो देखने को मिल रहा है। तो साफ है कि इतिहास और महापुरुष ये दोनों भावनात्मक विषय हैं, और जहां हमारे गौरव पर कोई उंगली उठेगी या कोई भावनाएं आहत होंगी तो स्वाभाविक है कि वहां पर विरोध होगा। और मुगल कालीन इतिहास में क्षत्रिय राजाओं का बहुत बड़ा नाम रहा है, उनके दम पर बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। राणा सांगा के नाम पर जिस तरह से हुआ वही मुख्यमंत्री ने आज बोला है, और भाजपा के लिए सबसे आसान है कि ये मुद्दा चलता रहे, और समाजवादी पार्टी के लिए भी ये दोनों बराबर फायदे में रहेंगे। जब भाजपा बढ़ेगी तब सपा भी बढ़ती रहेगी, बाकी लोगों के लिए अवसर समाप्त हो जाता है। ब्रजेश जी, जब इतिहास वोट दिलाने लगे तब विकास, बेरोजगारी और महंगाई, इन सब बातों पर ध्यान कौन देता है? अगर बूथ के अंदर जाकर आदमी ये सोचता है कि मुसलमान ठीक रहेगा, वोट दबाओ, बटन दबाओ कमल की, तो वो कमल की बटन दबा के आ जाता है, फिर वो महंगाई भूल जाता है। और वही बीजेपी का सबसे बड़ा फायदा है। कितने नेता हैं जो इतिहास न पढ़े हैं न जानते हैं, लेकिन आज वो बोल रहे हैं इतिहास पर, स्कूल में भी नहीं पढ़े, हाई स्कूल में भले पढ़े हों हाई स्कूल तक, और सारा खेल, सारा भार मुसलमान पर टिक गया है सरकार बनाने का। असली लड़ाई वहीं पर है। जब तक ये मुद्दे चलेंगे ऐसे ही माहौल चलेगा और दूसरे विषयों पर बहस नहीं हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ब्रजेश जी तब आती है कि क्या इतिहास अपनी सुविधा के अनुसार है जी, कि जो हमारे पक्ष में लिखा गया वो इतिहास सही है और जो दूसरे के पक्ष में है वो इतिहास गलत है।
इस पर भी बहुत सारे मिथक किस्से हमेशा प्रचलित रहे हैं और वो भी इतिहास का हिस्सा रहे हैं। तमाम कहानियां रही हैं जिनको हम कभी सच मानते हैं, कभी गलत मानते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि जो मध्यकालीन इतिहास है उसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं और अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग तरह से लिखा है। और जहां पर राजाओं को, योद्धाओं को, कायरों को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो ये बड़ी समस्या है कि ऐसे में हम गद्दार चिन्हित कर पाएंगे, ये बड़ा कहना कठिन है जी, क्योंकि कोई पुस्तक किसी को बहुत बलशाली लिखती है, बहुत बड़ा योद्धा लिखती है, किसी पुस्तक में उसको कायर और गद्दार कहा जाता है, किसी पुस्तक में उसको मुसलमानों से मदद मांगने वाला, मुगलों का साथी कहा जाता है। समस्या यही नहीं है। समस्या यह है कि अगर ये बातें हमारी स्मृतियों में, हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी तो इसका राजनीति में भरपूर इस्तेमाल होगा और वो लोग चाहते हैं कि ये स्मृतियां मानस पटल पर लिखी रहे, बहस होती रहे, चलती रहे और ये धार्मिक आधार पर गोलबंदी का कारण बने और इसका फायदा लिया जाए। बाबर जब आया तो पहली लड़ाई उसकी इब्राहिम लोदी से हुई, जैसा लोग बताते हैं, और इब्राहिम लोदी भी मुसलमान था, बाबर भी मुसलमान था। अब इतिहास की जो व्याख्याएं हैं वो हम पर, आप पर निर्भर करती हैं कि कौन सी व्याख्या हमें पसंद है। और धर्म और भाषाएं चाहे मुगल कालीन हो चाहे आज के दौर की हो, ये विभाजन पैदा नहीं करती, ये दीवार खड़ी नहीं करती, ये मेल कराती हैं। धर्म और भाषाएं ये पुल का काम करती हैं अगर आप इसको पॉजिटिव दृष्टिकोण में देखें। लेकिन ये जो सारा राजपूत और मुगलई शासन का जो मध्यकाल में खेल सामने दिखाया जाता है तस्वीरों में जी, ये सब मध्यकाल की देन है। अलग अलग लोगों ने, इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से लिख दिया। लेकिन राणा सांगा, महाराणा प्रताप ये वीर योद्धा हैं, ये क्षत्रियों के, राजपूतों के आदर्श हैं और इन पर जो टिप्पणी करेगा उसको स्वाभाविक है कि जनता उसको माफ नहीं करेगी। इस देश में जिसने आक्रांताओं से लड़कर लोगों को, सीमाओं को, समाज को, संस्कृति को, वीरता को बचाया, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। फिलहाल एक बहुत अच्छा प्रसंग कुमार विश्वास ने लिखा जब ये विवाद शुरू हुआ राणा सांगा पर, सुनिएगा आप उसको, कि जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं और शेरों की मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कोश जिनके होने से दीप्त है, उस राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं और उनसे कह दो अब देश सौर की मुट्ठी खूब तानता है और उनसे कह दो ये देश महाराणा प्रताप की ज्योति को जानता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। जिस भाव से आपने पढ़ा ना, ये कुमार विश्वास भी इस भाव से नहीं पढ़ सकते जिस भाव से उसको वीरेंद्र जी ने, ये इनकी खूबी है, इनकी क्वालिटी है और इनका अपना प्रस्तुतिकरण का तरीका है। और वीरेंद्र जी का इस मामले में एक बहुत बड़ा फैन बेस है जो इनकी इस बात को, अब कुमार विश्वास खुद सुने तो हैरान रह जाएंगे कि हमने कब कहा, हम तो इस तरह नहीं बोल पाए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। तो इस परिचर्चा का बहनों भाइयों दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। दूसरे चरण में हम कुछ पॉलिटिकल मुद्दों को भी उठाएंगे जो आज मुख्यमंत्री के इंटरव्यू का हिस्सा था, जिसमें उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे, विभाजनकारी नहीं बल्कि एकजुटता का नारा है। लेकिन जब इसमें खुद ही कहा गया है कि बटोगे तो कटोगे, तो ये विभाजनकारी नहीं है तो क्या है, इसका जवाब देंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह। बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, अभी मैंने सभी को सुना, थोड़ा समय भी चाहूँगा। देखिए सवाल कहाँ खड़ा हुआ, पेट में दर्द कहाँ हुआ। जब उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में कुदरकी जहाँ 60% मुसलमान हैं, बीजेपी जीतती है और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो जाती है। मैनपुरी की वो सीट जब कभी करहल से अखिलेश यादव विधायक हुए थे और जब बाई इलेक्शन होता है तो 14,000 से जीतते हैं, उनकी पत्नी 60,000 से जीतती है। अयोध्या का ढिढोरा पीटने वाले रिसेंटली बाई इलेक्शन में बुरी तरह हार जाते हैं और समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो अपनी गांव में हार जाता है, कटहरी हार जाते हैं। ऐसे बहुत सारी सीटें जो इनके हारने के बाद इनके पेट में दर्द उठा
कि साहब अब तो लगता है कि मुसलमान भी हमको छोड़ के जा रहा है, तो नया विधा अपनाना चाहिए। और वो मुसलमान कहाँ जा रहा है? अब उनको लग रहा है कि बीजेपी आपके के साथ जा रहा है, कांग्रेस मुसलमान के बीजेपी के साथ साथ? बिल्कुल आ रहा है। अगर नहीं देता तो 60% वाली सीट हम कैसे जीतते, इतने बड़े पैमाने पर कैसे जीते? मुसलमान आपके साथ आ रहा है? निश्चित, मैं उसका उदाहरण देता हूँ। आप तैयार रहिएगा देव। रामपुर की नहीं, रामपुर की स्वार टांडा सीट कुछ दिन पहले बाई इलेक्शन हुआ था। नहीं, उधर की तो बेस्ट एग्जांपल हम अपने नहीं, रामपुर की स्वार टांडा सीट हम अपने सहयोगी दल के साथ लड़े हैं। यहाँ बैठे सब लोग अगर स्वार टांडा के बारे में जानते होंगे तो वहाँ भी 50% से अधिक मुसलमान हम जीतने में कामयाब रहे। कल मैं एक चैनल पर डिबेट में गया था, तो साहब ईदी को लेके वहाँ बहस हो रही है कि मोदी जी ने कहा कि हम मुसलमानों के घर में जाएंगे और उनको ईदी देंगे। सरकार की एक योजना जो जाति और धर्म के आधार पर सबसे ज्यादा लाभ सरकार की योजनाओं का गरीब तबके के मुसलमानों को मिला सर, है। ईदी वाले पे को थोड़ा भी मिला है। क्लैरिफिकेशन दें। नहीं, क्या उत्तर प्रदेश में भी उसको ले आप लूंगा। सभी मुसलमानों को ईदी देना चाहते हैं सरकार की बिल्कुल, तरफ हम से? सभी मस्जिदों में जाने वाले हैं, हम सबको संपर्क करने वाले। कहाँ? हम सभी मस्जिदों में संपर्क करने वाले बीजेपी हैं। वाले मस्जिद में? बिल्कुल करने वाले हैं। ईदी हमारा बांटोगे? अल्पसंख्यक मोर्चा है, हम जाएंगे, हम संपर्क करेंगे, वो मेरे भाई है। देखिए, मानसिकता का सवाल अभी समाजवादी पार्टी के गोटी प्रवक्ता काटो कर रहे ये। थे। ब्रजेश जी, सच में बोल रहे हो? नहीं, सच में बोल रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बलात्कार की बात कर रहे थे। आपने अयोध्या की चर्चा नहीं की, आपने कन्नौज की चर्चा नहीं की। जब अखिलेश यादव, कितनी विवशता है कि डीएनए जांच की मांग कोई पूर्व मुख्यमंत्री पिछड़ी बहनों और दलित बहनों के बलात्कार के दोषियों को बचाने के लिए करता है। गुंडे की बात कर रहे थे आप। आज तक गाजीपुर इतनी बार गए, कभी उस क्रांतिकारी शहीद के घर नहीं गए जिसने लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुआ था। आप मुख्तार अंसारी की मजार पे फतीहा पढ़ने गए थे। आपने न्यायालय की बात किया। हमारे आप ही के पास पत्रकार बैठे हैं। इसके बाद अगर रुक जाए तो आपकी बारी है। का नाम लेते हैं, इनका मस्जिद मैं आप ही के पास आऊंगा। पत्रकार बैठे हैं न्यायालय, इतना संयम करें, मैं तुरंत आप ही के पास आ रहा हूँ। अरे कौन गया था हल्ला बोलने? अगर 10 सेकंड और रुक जाए तो कंप्लीट कर लो। के गुंडे 10 सेकंड। 93 में समाजवादी पार्टी के गुंडे गए थे हाई कोर्ट इलाहाबाद पर हमला करने। दोनों लोग का स्क्रीन से थोड़ा सा स्प्लिट करिए। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। माननीय योगी जी की थैंक यू, सरकार थैंक यू। यही सुची विश्वास जी को लिया औरंगजेब की औलाद है, यही औरंगजेब ओके, की बात सुची है। विश्वास जी, यही सर एक सेकंड रुक औरंगजेब जाए। की बात है। सुची विश्वास जी मेरी को मैं बात लेता हूँ। पूरी हो जाए। आप सर संयम यही बरतें, सर औरंगजेब संयम की बरतें सर। मानसिकता। ओके, सुची विश्वास जी, योगी जी की दोनों की सरकार आवाजें में बंद कर दीजिए और इनकी आवाजें नहीं 8 लाख जाएंगी। थैंक सरकारी यू। नौकरी ओके, आज तक सुची किसी विश्वास जी, सरकार मैं ने आपसे नहीं जानना दिया। चाहता आज तक हूँ किसी सरकार कि ने क्या नहीं ये बटोगे तो कटोगे का नारा है जो सुची अरे जी ब्रजेश जी, उनसे हो क्या गया सर? पूछ रहे हैं? नहीं सर, आप अरे उनसे कर्नाटक पूछ लीजिए। अब आप गलत कर रहे हैं। इनकी नहीं, आप धर्म के थोड़ा नाम संयम, पर थोड़ा संयम आरक्षण बरतें। दिया उन्होंने, धर्म के नाम पर आरक्षण देखिए, दिया। अब आप गलत कर, पहले आपको चांस देते हैं, आप समीर जी गलत कर रहे किसने हो। बदला? समीर जी आप गलत कर रहे हो। मैं तीसरी आपको भी कह रहा हूँ, आप गलत कर रहे हो। आप रुक जाओ, आप सब सब्र करें। और यही देखिए, मैं आप लोग को पहले मौका देता हूं किसी को बोलने का, तो मैं इस मुद्दे के आधार पर देता हूं। और सबका समय महत्वपूर्ण है, दर्शकों का भी, आपका, सबका। संयम बरतें और अपनी अपनी बारी में रखें। कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है। मैं सुची जी आपके पास आता हूं। ये जो बटोगे कटोगे का नारा है, एक बार फिर से इसको मुख्यमंत्री जी ने उठाया है। क्या आपको लगता है कि इस नारे की प्रासंगिकता भी है या फिर माहौल में कम्युनलिज्म डाला जा रहा है? पहले तो समीर जी ने कई जगह कहा उनके यहाँ नहीं गए, इनके यहाँ नहीं गए, यहाँ नहीं गए, सारा हितैषी यही है। ये तो जिन्ना के यहाँ भी चादर चढ़ाने गए आडवाणी जी, और प्रोटोकॉल तोड़कर मुख्यमंत्री जी बिरयानी खाने भी तो आप दे रही हैं ना। कंप्लीट कर लेंगे, मैं आपको निश्चित समय दूंगा। इतना थोड़ा संयम बरतें। डिबेट सिस्टमैटिक चलाते हैं। आरक्षण कौन दे रहा? संविधान कौन बदला? कंप्लीट कर लेंगे, 2 मिनट रुक जाए, फिर आपको मैं दूंगा समय। बोलिए मैडम, कंटिन्यू प्लीज। कटोगे तो बटोगे जी जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडा को कम्युनल क्लैश और डिविसिव पॉलिटिक्स ही सूट करती है जी। क्योंकि उन्होंने हजारों करोड़ रुपया खर्च करके एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट पैदा किया है। बराबर फिल्मों के माध्यम से एक बात और कही योगी जी ने, जो नई मूवी आई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, दरअसल वो भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा था। मेरे ख्याल से कांग्रेसियों ने आज योगी जी का इंटरव्यू कम सुना है। काफी इंपॉर्टेंट उन्होंने अटैक किया है, बड़ा
आप शांत रहें सर, बोलने दें। मैडम बोलिए, बोलिए सर। मैडम प्लीज गो अहेड, 10 सेकंड और प्लीज सर, उत्तर प्रदेश में प्लीज मैडम बोलिए, प्लीज गो अहेड। सांसद बन पाए। बोले सर। कांग्रेस तो है क्या कहाँ? कहेंगे? गांधी आपका बारी फिर फिसल जाएगी, उधर चले अरे देश बांट आप दिया, वेट करना पड़ेगा, जो पीछे बोलेगा उसकी बारी और जाएगी। गांधी परिवार का ठीक, मैडम इतिहास, कंटिन्यू प्लीज। देश बांट दिया, और गांधी परिवार सर, के हमें आ रहा इतिहास हूं। का वैभव मैडम, हाँ, और प्लीज उनकी कंटिन्यू। शहादत से भारतीय जनता पार्टी सदा से कुंठाग्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी सदा से कुंठित है। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। ओके मनोज जी, अब आप मुझे बताइए कि क्या हमें राजनीतिक विमर्श में, धन्यवाद मैडम, मैडम शुक्रिया, धूमिल करने के लिए। थैंक यू मैडम, आपका शुक्रिया। क्या ये बटोगे कटोगी राजनीति आज फिर वापस लौटी है? क्या इसकी प्रासंगिकता है या फिर यह माहौल में सांप्रदायिकता घोलने की कोशिश? देखिए सर 120 सेकंड में आपको बात रखनी है। मैं बिल्कुल बहुत संक्षेप में, मैं बहुत संक्षेप, अब आप तय करेंगे। सर आप इतना संयम रखें। इस देश में पिछड़ों पर लगातार ये आप ही का मुद्दा क्या पूछो, आप मुझे इतना करता है? ये क्या हो रहा? जो किस तरह के मायावती मुद्दे आज हमला न्यूज़ में करता है, आए? जो बलात्कारियों देखिए, को चाहता है, देखिए, इस देश के आप दलितों प्लीज के रुक जाइए। आदिवासियों आदर्श को हैं, हमेशा उससे तिरस्कार आप और बहिष्कार की इस भावना से मुद्दे पे आप बोलने नहीं दे रहे हैं। हैं। आप रुक जाएं प्लीज, कंटिन्यू। अन्याय कर रहे हैं आप, मैं तो यही कर रहा हूँ। जिसको तो क्या आप मुझे अन्याय बोलने कर ना रहे दें? हैं आप। जिसको सपा आप को बोलने ना दें। राष्ट्रीय अरे आप बोलने दीजिए, ये अरे क्या बताएंगे? आप नहीं बोल पा रहे कार सेवकों पे गोली सर। कौन चलाया? आप इस मामले में कौन दर्शकों चलाया में था? आपके कौन प्रति चलाया धारणा था? गलत जा रही है अगर कि कोई- आप अपोजिशन को बोलने नहीं दे रहे हो सर। बताइए ना, बोलिए कार सर। सेवकों पे गोली टेलीविजन चलाया। देख के अगर कोई बीमारी 100 हो, सेकंड रुक जाएं। अगर चल। टेलीविजन देख के कोई बीमारी आप हो जो उभर जाती है तो दवा खा के आया करो। जिस व्यक्ति को आज राष्ट्रीय संत घोषित किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जी को, उन पर दायर मुकदमे सुनिए। 147, कोई दायर नहीं है, 148, झूठ बोलते हो तुम। 302, झूठ बोलते हो, 307, झूठ बोलते हो। attempt to murder, बटोगे तो कटोगे। तुम्हारे पास कुछ नहीं है कहने को, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने अच्छा, ये लोग सड़क पर साड़ी पहन के घर में नहीं छुपे हैं अखिलेश यादव की तरह। अखिलेश यादव की तरह साड़ी पहन के घर में नहीं छुपे थे। हम 2007 में जेल गए ऐसी थे। भाषा बोलेंगे तो आपके नेताजी हम भी बोलेंगे। लड़े थे, हम समाजवादी पार्टी से सर। लड़े थे, हम साड़ी पहन के घर में नहीं घुसे थे, हम साड़ी पहन ओके, के ऑल घर राइट। में नहीं घुसे थे। हम धन्यवाद लड़े सर। थे, ओके, लड़े थे। देवकी नंदन जी आप मुझे बताइए। हम गए थे जेल, हमारे पास लड़ने सर, एक का मिनट रुक मौका जाइए। है, हमारे पास लड़ने का मौका है, हम औरंगजेब दोनों के माइक तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए जाएं। इन दोनों के माइक बंद करिए। देवकी नंदन जी आपका माइक खुला हुआ है, आप मुझे बताएं कि क्या ये बटोगे कटोगे का नारा चलेगा? बटोगे कटोगे चलेगा? मैं देखिए प्लीज नहीं, इनके माइक बंद दे दो। आप बोलो, अकेले खुला है आपका। नहीं तो मेरे पास व्यवस्था है, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, आप चिंता ना करें। आपने कहा कि बटोगे, ये और चलेगा या नहीं कटेगा। चलेगा? मुझे नहीं लगता है चलेगा ये। देखिए क्या है, इन सब बातों का अगर हम एक तरफ मुसलमानों को कहते हैं कि जैसे समीर जी ने कहा कि मुसलमानों के घर हम ईदी लेकर के जाएंगे, मस्जिद जाएंगे। मैं तो ऐसे तो किया। अगर जब मस्जिद हम ये जा बात रहे सही हैं है। तो बटोगे, अच्छा, रोहित तब से तो परेशान है बटोगे, ये हम क्या करेंगे? इसके बाद तो बटोगे और कटोगे ये नारा अपने आप समाप्त हो जाता है। एग्जैक्टली। क्योंकि इस नारे का आप इस नारे का अर्थ नहीं समझ पाए। नहीं, मैं जो समझ पाया मैं उसी बता रहा हूँ। मैं 30 सेकंड में अपनी बात कर दूंगा। कह इस लीजिए। नारे का अर्थ क्या है? उन्हीं लोगों से ताकीद करना, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो औरंगजेब की वकालत कर रहे हैं। औरंगजेब ने किसको दीवार में चुनवाया था? नहीं, इनका माइक ऑन है। साहब जादव माइक ऑन है, आप इनका साहब माइक ऑन जादव करें। को, साहब जादव को। सर, आप बंद हैं सर, नहीं जा रही आवाज। अब देखिए क्या, कोई भी हो सकता है। देखिए है क्या, देखिए है क्या, बटोगे तो कटोगे का जो नारा, आपको मैं समझ दूंगा, आप व्यक्ति यकीन आप बोले कंटिन्यू। बटोगे तो कटोगे का नारा सबसे ईदी क्यों देना चाहते हैं सबसे पहले मुसलमानों को? योगी इसके आदित्य, देखिए क्या है, ये बीजेपी की एक खासियत है कि बीजेपी हर वोट पर अपना हथौड़ा चलाती है कि हो सकता है इसमें से 1-2% आए। मुसलमान देंगे इनको? बीजेपी नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। बीजेपी कहती है कि पसमानदा जो मुसलमान है, यानी जो बैकवर्ड क्लास है मुसलमानों में, जो करीब 85% हैं, बीजेपी उस पर कोशिश कर रही है पसमानदा। अगर ये ईदी बांटेंगे, अगर ये ईदी बांटेंगे, मैं इसका नुकसान में बता रहा हूं। इनके कट्टर वाले लोग क्या बस कहेंगे? मैं यही बता रहा हूं कि अगर ये तो कांग्रेस बनने की कोशिश कर रही है। ईदी बांटने की ये कोशिश की जा रही है और मुसलमानों के चौखट पर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी मस्जिद कर रही जाएंगे। अभी है। तो समीर सिंह ने कहा मस्जिद, हम पहले भी जाते रहे हैं, मस्जिद जाएंगे ये पहले भी जाते रहे ये हैं। भारतीय हम कौन जनता नया जा पार्टी रहे के हैं? पैर में हम कौन नया ये जा रहे कुल्हाड़ी हैं? मारने जैसा ये हम कदम कौन है। नया जा रहे हैं? ये कुल्हाड़ी हम मारने पहले जैसा भी कदम है। जाते इनका रहे हैं। ये बीजेपी का। देवकी जी, हम पहले भी जाते रहे हैं।
हम कब नहीं गए, जाना ही चाहिए। हम कब नहीं ईदी गए? बांट रहे हैं, ईदी वाला हम कब विषय नहीं ना। गए? ओके, हमने मुसलमानों सर, को थोड़ा कब वक्त का अभाव है। समझो। हाँ, रोहित, देखिए ये हमारी क्या इमेज मुसलमानों खराब को की ईदी जाती सरकार है, को बांटनी चाहिए? रोहित हमारी भाई, इमेज खराब की बोलिए। जाती है। बिल्कुल 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 बांटनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी किसके मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ना, तो 25 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं, उसमें चाहे हिंदू हो, मुझे मुसलमान हो, सिख मुझे हो, नहीं चाहे लगता ईसाई कि हो, योगी जी सबके लिए काम होता योगी जी है। मुसलमानों को ईदी बांटेंगे, मुझे नहीं लगता। नहीं, अब ये- बीजेपी ये- वाले मिलने विजय जाएं, जी- ये मैं मानता हूं। विजय जी, कि मस्जिद अगर चले तो आपको सरकार नहीं नहीं लगता- बांटेगी। जी बैठे आई एम हैं। वेरी मच अगर- श्योर। गोरखपुर में विजय जी, एक सबसे बात ज्यादा बिल्कुल साफ है मुसलमान कि गोरखनाथ आपको मंदिर लगे में मदद ईदी बटेगी मांगने या ना आता है। लगे, आता इससे है, कोई पूछ फर्क लीजिए। नहीं पड़ता है। Okay, पूछ लीजिए, नहीं, गोरखनाथ नहीं, मंदिर। ये इस पर तो मैं बोल दूं। मैं एक सेकंड, मिनट, एक मिनट। कंप्लीट। फिर उन्हें मुझे कहने लगता का- है- भाई मैं दूंगा मुझे समय लगता है- दोनों लोग को, सबको 20-20 सेकंड मिलेगा, बचा तो। गोरख- कठमुल्ला किसको बोलते हैं? गोरखपुर में आपको- अगर आप मठ पे जाएंगे, आपको तो अच्छा, मठ के बाहर जो बोलते हैं। दुकानें रोहित की बारी हैं, क्यों ले रहे अच्छा। हैं? मठ के बाहर जो दुकानें हैं वो ज्यादातर सर मुस्लिम मठ के की बाहर हैं। के छोड़ो, मुझे ये बताओ, नहीं, जो अगर ज्यादातर मुस्लिम की बीजेपी है, तो ये मुसलमानों को सच्चाई भी बताइए ना एक जनता सेकंड को। सुन तो नहीं, हाँ मुसलमानों को समीर सिंह की पार्टी यानी बीजेपी ईदी देने जा रही है। हाँ तो बिल्कुल अरे देना हम चाहिए, पहले भी जाते थे बिल्कुल ब्रजेश देना चाहिए। जी। ईदी। भाई ये तो प्रधानमंत्री ने अरे ब्रजेश जी, स्वयं कहा 8 था साल कि में मुस्लिमों को ईद के ऊपर चमत्कार सिलेंडर होता है। मिलेगा। मुस्लिम गृह धर्मों मंत्रियों ने के कहा था त्योहार में कोई कि- दंगा हुआ कि तो बता मुस्लिमों को दीजिए। सिलेंडर मिलेगा, 8 साल में सिलेंडर कोई मिलेगा। दंगा है हुआ ना? तो बता तो दीजिए। स्थिति बिल्कुल साफ है, बिल्कुल देना चाहिए। देखिए तो हर धर्म बटोगे का सम्मान कटोगा का होना फिर चाहिए। देवकी जी ने बात सही कही कि अगर आप मस्जिद में जा रहे हो, मुसलमानों के बीच जा रहे हो, ईदी बांट रही है सरकार, बीजेपी या सरकार जो भी बीजेपी की है, तो फिर ये बटोगे कटोगे का क्या ये करें? जो जातियों के नाम पे पीडीए बना के जो बांटने ये की पीडीए कोशिश की खिलाफ जा है रही ये है, नारा। नहीं ये जो पीडीए बना के बीजेपी जो पीडीए बना के जातियों के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया जा रहा है, उसके लिए ये नारा है कि बटोगे तो कटोगे, क्योंकि जातियों पे अब नहीं बटना है, अब विकास की राजनीति से जुड़ना है देश को। तो आप सहमत हैं इस बात से कि ईदी बटे मुसलमानों बिल्कुल को? बटनी चाहिए, 100% सहमत है। राष्ट्रीय लोकदल मांग करता है कि हर मुसलमान के घर में ईदी पहुंचनी चाहिए कौन और सरकार हम दे? स्वयं इसकी नहीं तो इस पे समीक्षा ये करेंगे। डिमांड आप करेंगे कि नवरात्रि पर जो है सबको पूजा पाठ का सामान और ये फलाहार का तुष्टिकरण सामान कर रहे हैं, ये बांटा जाए। संतुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल यही करना तुष्टिकरण चाहिए। है। यही तुष्टिकरण है। यही तुष्टिकरण है। तुष्टिकरण है। ये क्यों तुष्टिकरण है? ये बिल्कुल नवरात्रि तुष्टिकरण के है। ऊपर कन्या पूजन होना चाहिए और ईद के ऊपर मुसलमानों का सम्मान होना चाहिए, इफ्तार नहीं, पार्टी सम्मान होनी तो चाहिए। ईदी बांट रहे हैं, हाँ, ईदी, बिल्कुल बटनी ईदी। चाहिए ईदी। आपको क्या समस्या है ईदी से? बिल्कुल क्या समस्या समस्या है है। आपको ईदी से? बिल्कुल समस्या क्यों है। समस्या है आपको ईदी अरे से? भाई, आपको ईदी- समस्या है तो आप हमको जवाब कोई दे दो, समस्या बोलो नहीं। चलिए। ईदी अगर बट अरे, रही है अरे, तो सरकार आप बांट कमाओ रही है ना। बांटिए ना। आपको क्या आप समस्या है? हिंदुओं को भी बांटिए ना। सरकारी अब ये आजकल मुसलमान पटाने हुए हैं। मुसलमान की चिंता बड़ी हो गई है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? आपको दिक्कत सर, क्या है? सरकार के आप क्या पैसे से प्रायोजित- नहीं बट रही है। आप क्या विपक्ष के सर- प्रायोजित नहीं, पत्रकार हैं? नहीं इनको नहीं, confirm मैं करो, विपक्ष सरकार नहीं, मैं के आपके- पैसे से आप ये बट ईदी बंटवा रहे रही हैं। है। कुल्हाड़ी मार रहे मैं हैं। बांट रहा हूँ, आप मैं कैसे जा बात रहा हूँ, कुल्हाड़ी मार रहे क्योंकि हैं? आप लोग आप पलटू कैसे रहे कह सकते हैं कि हैं। कुल्हाड़ी मार रहे हैं? आपके हम बारे तो में धन्यवाद। कहा गया था, सबके विकास चवन्नी की बात छाप कर रहे है। हैं। वो सही हम कहा सबका गया। नहीं, साथ, चवन्नी सबके नहीं। विकास की बात कर रहे नहीं, हैं। चवन्नी छाप कौन है? ये तो दिख रहा है डिबेट पे कि ईदी चवन्नी वाली बात लिफाफा क्यों आ लेके गई? डिबेट पे बैठने वाले अब ओके। यहाँ पे हमको बताइए। अच्छा एक बात क्या बताओ, है? मन एक सेकंड देवकी शांत हो जी, जाओ। एक एक सेकंड, मिनट, आप एक शांत हो, मिनट, आप शांत हो। एक मिनट, आप मुझे ये एक मिनट, बताओ बोलने लग कि जाए। सब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि साहब हम मस्जिदों में जाएंगे। हम पहले भी जाते थे समर्थन में है। हम कंप्लीट पहले एक भी जाते इनका थे। रिएक्शन आना जरूरी किसी है। को भी पूरे सभी, चूंकि देखिए बाटे ईदी है। जब यहाँ ये कटमुल्ले की बात करते हैं ईदी सर, ईदी। नहीं, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मत करिए मनोज जी। आप मुसलमानों के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मत अरे, आप करिए। मुसलमानों इस तरीके के को शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, करो। आप अपमान कर रहे हैं खुसरू मुसलमानों जैसे का। जश्न में आप किस तरीके के हमको शब्दों का आपको प्रयोग कर कहते रहे हैं? हैं। आप हमको आपको कहते हैं। आप किस तरीके के शब्दों का शांति से प्रयोग बात कर करो, रहे हैं? चवन्नी ये छाप ये और तुम्हारे आप रुक जाएंगे। अरे टोटी जब तुम चोर से आपको बात बताओगे ए, कि ऐसी तमीज बात से है, बात ऐसी करो। तमीज से बात करो, तुमको तमीज से बात ऐसी करो, भाषा चुप रहो, नहीं, तमीज ऐसी से भाषा बात नहीं। करो। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी क्या क्या हैसियत बोल है? तुम्हारी क्या हैसियत है? अरे रोहित, अरे, ऐसी बेवकूफ हो बात क्या है। तुम? आप शांत रहिए, किस तरह की आप शांत रहे। देखिए ये भाषा मुसलमानों को कर गाली दोगे? राजनीति तुम मुसलमानों को गाली दोगे यहाँ पे बैठ के? मुसलमानों को गाली दोगे? तुम्हारे पेट में दर्द होगा, सरकारी की बात नहीं होगी। तुम्हारे पेट में दर्द हो गया, सरकारी की बात नहीं। परिवार में यही कष्ट गुंडे, है। समाजवादी अब पार्टी तक के एक सेकंड। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गुंडे हैं, इसीलिए कहा जाता सर, है एक सेकंड। समाजवादी पार्टी के संयम नेता बरतें, गुंडे हैं। संयम देखिए बरतें। ब्रिजेश जी, आप सामने गुंडे देवकी नंदन जी एक बात डिबेट पे गुंडाई करेंगे, सदन पे गुंडाई आप करेंगे। शांत हो जाओ।
सड़क पे गुंडाई करेंगे, आप मुझे ये बताओ, जिसका आप वोट शांत देंगे हो। उसे गाली अब आप मुझे बताओ, क्या ये राजनीति जो तुष्टीकरण की, क्या तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं क्या? शांत हो जाओ सर, शांत हो जाओ, देखिए क्या है, बोले। मैं एक बार फिर वही बात दोहरा रहा हूं।
अब चूंकि नए नए ये बीजेपी के साथ आए हैं कौन? रोहित। ये भाई साहब, एक साल हो गया। आपकी जानकारी भाई साहब, नहीं, एक नहीं, साल हो अरे गया। अभी तो आए हैं। और 1983 अरे अभी तो आए हैं। आपकी जानकारी में भाजपा के साथ थे। आपकी और आपको जानकारी नहीं है, समझ में पहले भी आया। रहे हैं। क्यों नहीं रहे आप तो उनको? पत्रकार हैं। जनता को गुमराह मत करिए। अजीत बोल सिंह तो जी भी नहीं, हमारे साथ रहे हैं। जनता को अजीत गुमराह सिंह मत जी भी करिए। हमारे साथ होता रहे क्या- हैं। होता क्या है? हमारे साथ हाँ, रहे हैं। भाई। आप एक देखिए क्या है, जानकारी करेक्ट भारतीय- करिए पहले। मैं फिर एक बार कह रहा पहले हूं, भी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का जो मठ है, जो मंदिर है, उस मंदिर के चारों तरफ मुसलमान हैं। आप तो गोरखपुर के ही हैं। नहीं, चारों तरफ नहीं है। चारों तरफ आप हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? चारों तरफ हैं। सिर्फ एक तरफ है। अरे सामने भी हैं। सामने दूर आप है। गोरखपुर नहीं, के हैं तो क्या? इसका आप कहाँ तात्पर्य- के हैं? हमारे मंदिर के बगल तात्पर्य में क्या घर है। नहीं नहीं, हाँ, मंदिर के बगल में ही मेरा तात्पर्य घर क्या है। है इसका? नहीं नहीं, हमारी बात सुनिए ना। तात्पर्य क्या है? मैं जो कहना चाह रहा हाँ। हूं, योगी आदित्यनाथ जितनी जो बात समीर सिंह ने कही कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे तो सुबह सुबह आज भी जो आ जाता है उसकी मदद करते हम हैं। पुरानी बात कर रहे हैं। हाँ। अभी बैठ जाते थे कुर्सी लगा करके। ईदी वाली बात मुझे नहीं, जो बताओ। कोई आता था सबकी उसकी मदद करते। ईदी के दिन बटती थी लेकिन ईदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये एक जो और भारत एक समाचार को और भी बात बांटनी चाहिए। और बात यह है कि वो हिंदुत्व के लीडर हैं, वो हिंदुओं के नेता हैं और उन्होंने इसी नाम पर पूरे देश में एक समझिए कि सर, नरेंद्र ईदी मोदी पे के आओ सर, बराबर ईदी काम बांटेंगे कि नहीं किया। बांटेंगे? अगर ऐसे में ब्रिजेश जी, मेरी मैं एक उसी डिमांड बात है अगर आपसे। ऐसे में भारत कोई समाचार को पार्टी ईदी बांटनी चाहिए। पहली ईदी आप ही को देंगे। अगर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ईदी बांटने की बात करती है तो योगी आदित्यनाथ के जो कोर हिंदुत्व है उस पर कुठाराघात होता है। बहुत नहीं, शुक्रिया। ऐसा नहीं। मैं मैं आपकी आप बात सभी से का आभार सहमत प्रकट नहीं। करता हूँ। मेरे हमारा पास वक्त अल्पसंख्यक समाप्त हो चुका मोर्चा है। भी है। धन्यवाद। हम अल्पसंख्यक मोर्चा भी चलाते हैं। हम धन्यवाद। राष्ट्रपति भी थैंक यू बनाए सर, थे बहुत अब्दुल शुक्रिया। कलाम को। आप सभी का बहुत बहुत आप ये धन्यवाद। लोग थैंक यू। और बहने भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं अपनी सभी प्रवक्ता साथियों से कहूँगा कि डिबेट की बात डिबेट पे छोड़ें और संयम बरतें, एक दूसरे के प्रति सम्मान और अपने आचरण व्यवहार से हमें दर्शकों को कोई गलत संदेश नहीं देना है। हम सब प्रतिदिन डिबेट करना है और अच्छे से करना है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।